नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ कुमार और द पॉलिटिकल सौरभ में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का चैप्टर 9 संविधान एक जीवन दस्तावेज। तो दोस्तों, इससे पहले दो पार्ट्स आ गए हैं वीडियो का, तो आपने जिन्होंने पहला पार्ट और दूसरा पार्ट नहीं देखा जाकर वो पहले ज़रूर देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। यह पार्ट तीसरा है, तीसरा पार्ट को चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, संविधान की मूल संरचना और उसका विकास, यानी मूल संरचना, जो संविधान का मूल संरचना है, वो मूल संरचना सिद्धांत ने संविधान को बहुत दूर तक, संविधान के विकास को बहुत दूर तक प्रभावित किया। कैसे? इस सिद्धांत को न्यायपालिका ने कब इन केशवानंद भारती के प्रसिद्धि मामले में क्या किया था? प्रतिपादित किया था। तो इस निर्णय ने संविधान के विकास में निम्नलिखित सहयोग दिया। कैसे? इस निर्णय के द्वारा संसद के संविधान में संशोधन करने की शक्तियों की सीमाएं निर्धारित की गई। जो संसद है वहां से कानून बनाया जाता है, तो वहां पर क्या क्या कि इस निर्णय के द्वारा संसद की संविधान में, जो संसद है वो संविधान में संशोधन जिस शक्तियों के द्वारा करती है उन पर सीमाएं लगाई गई, उन पर निर्धारित की गई सीमाएं। यानी कोई अगर कानून है तो यहाँ से यहाँ तक ही संशोधित किया जा सकता है, एक सीमा लगा दिया गया। तो यह संविधान के किसी या सभी भागों के संपूर्ण संशोधन की अनुमति देता है। मतलब संविधान के किसी भाग को, किसी एक भाग को संशोधित करो या सभी भागों को संशोधित करो, लेकिन निर्धारित सीमा के अंदर, जो न्यायालय ने सीमाएं निर्धारित की है उनके अंदर। तो संविधान की मूल संरचना या उसके बुनियादी तत्व का उल्लंघन करने वाले किसी संशोधन के बारे में न्यायपालिका का फैसला अंतिम होगा। अगर संविधान की मूल संरचना और उसके बुनियादी तत्व का उल्लंघन कोई सरकार करती है तो उस मामले में क्या होगा कि न्यायपालिका का जो फैसला होगा, न्यायपालिका का फैसला अंतिम होगा। वो जो बोलेगी वही मानना होगा। ठीक है। तो सभी जीवंत संविधान बहस, तर्क वितर्क और प्रतिस्पर्धा और व्यावहारिक राजनीति की प्रक्रिया से ही गुजरकर विकसित होती है। दोस्तों, भारत का संविधान एक जीवंत संविधान कैसे है? क्योंकि इनके हर एक संशोधन या पर बहस होता है, एक लंबा तर्क वितर्क, प्रतिस्पर्धा भी है एक पार्टी दूसरे पार्टी में, और व्यावहारिक राजनीति भी होती है। तो 1973 में केशवानंद मामले के बाद न्यायालयों ने कई मामले में बुनियादी संरचना के तत्व को निर्धारित करने का प्रयास किया। तो संविधान के कुछ हिस्सों को संशोधन के दायरे से बाहर रखने और उसके कुछ हिस्सों को संशोधन प्रक्रिया के अंतर्गत लाने से कठोरता और लचीलापन का क्या हुआ? लचीलापन का संतुलन हुआ। यानी संविधान को इससे एक संतुलन मिलता है। ठीक है। यानी न ज़्यादा कठोर न ज़्यादा लचीला हो, एकदम संतुलित हो हमारे संविधान। कुछ हिस्सों का ऐसा किया गया। दोस्तों, संविधान एक जीवन दस्तावेज। तो जीवन और प्राणी, यानी जीवित प्राणी की तरह ही क्या है, हमारा संविधान समय समय पर पैदा होने वाले परिस्थितियों का अनुरूप ही कार्य करता है। ठीक है। यानी जब परिस्थितियां जैसी होंगी उसके अनुरूप हमारा संविधान क्या करता है? काम करता है। समय समय पर खुद को बदलाव करते रहता है, एक जीवित प्राणी की तरह खुद को बदलते रहता है। और उसी की तरह ही यह अनुभव से सीखता है। यानी कुछ भी कहीं होगा तो उसके अनुभव से जो निकला उससे ये सीखा और खुद में बदलाव किया। तो हमारा संविधान अपनी गतिशीलता, व्याख्याओं के खुलेपन और बदलती परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तनशीलता की विशेषताओं के कारण ही क्या है कि समाज में इतने सारे परिवर्तन होने के बाद भी प्रभावशाली रूप से कार्य कर रहा है। दोस्तों, हमारा संविधान, हमारा देश विविधताओं से भरा है। कई सारे धर्म हैं, कई सारे जातियां हैं और कई सारे राज्य हैं जो अलग अलग भाषा बोलते हैं। तो इतनी विविधताओं के बावजूद अपनी गतिशीलता, व्याख्याओं का खुलेपन और बदलती परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तनशीलता, ये सब उनकी विशेषताएं हैं। इसी से वो क्या करता है कि प्रभावशाली रूप से कार्य कर रहा है अभी तक। तो कोई भी संविधान जो प्रजातंत्र को समर्थ बनाता हो और नए प्रयोगों के विकास का रास्ता खोलता हो, वह टिकाऊ होता है और अपने नागरिकों के बीच सम्मान का पात्र होता है, जैसा हमारा संविधान है। तो दोस्तों, इस एक क्वेश्चन आता है कि क्या संविधान खुद और लोकतंत्र का संरक्षण करने में सक्षम है?
क्या यह सक्षम है हमारा संरक्षण करने में, खुद का भी, स्वयं का भी सॉरी और लोकतंत्र का संरक्षण करने में सक्षम है? तो पिछले 55 वर्षों के दौरान देश की राजनीति और तथा संवैधानिक विकास के मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण परिस्थितियां पैदा हुई पिछले 55 वर्षों में। कैसे दोस्तों कि उस वक्त आपातकाल भी आए और बहुत सारे चीज़ें हुए, तो इससे हमारे संविधान ने सीख लिया और खुद में वैसा वैसा बदलाव किया। तो संसदीय लोकतंत्र में संसद देश की जनता का प्रतिनिधित्व करती है। ये संसदीय लोकतंत्र में क्या करते हैं कि संसद जो होती है वो जनता का प्रतिनिधित्व करती है, और जो देश की जनता है, तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि कार्यपालिका और तथा न्यायपालिका पर इसको वरीयता प्राप्त है। तो प्रजातंत्र का अर्थ विकासशील संस्थाओं से है और इनके माध्यम से ही वह कार्य करता है। ठीक है, तभी राजनीतिक संस्थाओं को लोगों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। जितने भी राजनीतिक संस्थाएं हैं उनको क्या होना चाहिए, जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, उनको काम करना चाहिए ताकि जनता आपसे पूछेगी सवाल। तो दोनों को एक दूसरे के साथ मिलकर चलना चाहिए, और जब सरकार और आम पब्लिक मिलकर कदम ताल कर चलेंगे तो देश का विकास निश्चित होगा। न्यायपालिका का योगदान। तो न्यायपालिका और संसद के विवाद के दौरान दोस्तों, जब न्यायपालिका और संसद में विवाद होते हैं तो उनके दौरान संसद का क्या मानना था? संसद का मानना था कि उसके पास गरीब, पिछड़े और असहाय लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए कानून बनाने और उसमें क्या करना, संशोधन करने की शक्ति मौजूद है। लेकिन न्यायपालिका का क्या कहना था कि न्यायपालिका का कहना था कि यह सब कार्यकलाप संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत किए जाने चाहिए, यानी संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत, संविधान के हिसाब से। तो और जनहित के उपाय विधिक सीमाओं के बाहर नहीं होने चाहिए, और जो भी जनहित के उपाय किए जाएंगे तो वो एक सीमा के अंदर ही होने चाहिए, सीमा के बाहर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक बार कानून की सीमाओं से बाहर जाने की छूट मिलने पर क्या होगा कि सत्ताधारी दल उसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं, उनका दुरुपयोग करेंगे अपना चुनाव जीतने के लिए। इसीलिए तो भारतीय संविधान की सफलता इन तनावों को सुलझाने में ही निहित है। ये जो तनाव होते हैं न्यायपालिका और संसद के बीच, तो उनको क्या करना है कि उनको सुलझाने में ही भारतीय संविधान की सफलता निहित है। तो संविधान में ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया कि उसका फला भाग मूल संरचना का हिस्सा, यानी उसका ये वाला भाग क्या है कि मूल संरचना का हिस्सा है, उसका वो वाला भाग मूल संरचना का, ऐसा कहीं भी नहीं किया है। या किसका देन है? या न्यायपालिका द्वारा स्वयं विकसित की गई अवधारणा है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और दोस्तों में शेयर करिएगा वीडियो को। न्यायपालिका ने इस अवधारणा को कैसे विकसित किया? लेकिन ये अवधारणा जो दिया है न्यायपालिका मूल संरचना का, तो कैसे विकसित किया? तो न्यायालय का यह मानना है कि किसी दस्तावेज को पढ़ने समय हमें उसके निहितार्थ पर ध्यान देना चाहिए। कानून की भाषा की अपेक्षा उस पर कानून या क्या दस्तावेजों के पीछे काम करने वाली सामाजिक परिस्थितियां तथा अपेक्षाएं अधिक महत्वपूर्ण होती है। यानी कानून की भाषा की अपेक्षा, कानून की जो भाषा उसकी अपेक्षा क्या होती है महत्वपूर्ण? उस कानून या दस्तावेज के पीछे काम करने वाली जो भी सामाजिक परिस्थितियां होती है और अपेक्षाएं होती है वो अधिक महत्वपूर्ण होती है। तो इसलिए न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना पर विशेष ध्यान दिया, क्योंकि इसके बिना संविधान की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। ठीक है, चलिए आगे। राजनीतिज्ञों की परिपक्वता। दोस्तों राजनीतिक दल, राजनेताओं और सरकार ने भी क्या किया कि मूल संरचना का जो संवेदनशील विचार था उनको स्वीकृति प्रदान की भारत के नेता लोगों ने। तो संविधान की समीक्षा की बात चलती रही, लेकिन यह प्रक्रिया संविधान के मूल संरचना के सिद्धांतों द्वारा निर्धारित सीमाओं के परे नहीं जा सकी। यानी संविधान की समीक्षा की बात जो थी वो संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत जो था उनके निर्धारित सीमा जो थे उनके परे नहीं जा सके। तो संविधान का निर्माण करते समय भारत के नेताओं और जनता के सामने एक साझे भविष्य की तस्वीर थी। नेहरू ने स्वतंत्रता के अवसर पर एक भाषण दिया था, उसमें कहा था एक प्रसिद्ध भाषण में कि इस सामूहिक स्वप्न को भाग्य के साथ करार बताया था। तो संविधान सभा के सदस्य जो थे वो व्यक्ति की गरिमा, आज़ादी, सामाजिक आर्थिक समानता,
जनता की खुशहाली और राष्ट्रीय एकता में विश्वास करते थे। तो यही कारण है दोस्तों कि हमारा संविधान इतना महान है और यह आदर्श आज भी हम सब जानते हैं, हम सब मानते हैं। और यही कारण है कि आज़ादी के आधा दशक से भी ज़्यादा साल गुजर जाने के बाद भी, आधा शतक से भी यानी 70 साल से ज़्यादा वक्त गुजर जाने के बाद भी हमारे संविधान का सम्मान करते हैं सभी और उसे महत्व देते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में वीडियो को शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और अगला पार्ट, अगला चैप्टर जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देख लें। धन्यवाद।